हाँ जी बेटा, लास्ट क्लास में अपन ने देखा था सीपीसी का प्रीलिमिनरी में हमने देखा सेक्शन 1 2 का 8 कि वो क्या कहते हैं। अब हम चलते पार्ट नंबर 1 की तरफ। आप देखेंगे पार्ट नंबर 1, ये लीजिए क्या लिखा, सूट्स इन जनरल, सूट्स इन जनरल, सेक्शन नंबर 9 to 35B। सभी जने अपना बैरक खोलिए, बैरक खोलेंगे तब देखेंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे अपन। सबसे पहले देखो यहाँ पे आपकी हेडिंग लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है चेक करो, जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट्स एंड रेस जुडिकेटा लिखा हुआ ना, न्यायालयों की अधिकारिता पूर्व न्यायालय। तो पहले जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट्स एंड रेस जुडिकेटा, जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट एंड रेस जुडिकाटा। हिंदी वाले आप लिखेंगे न्यायालय की अधिकारिता और पूर्व न्याय 9 से 14, कहाँ से कहाँ तक लिखेंगे 9 to 14। ओके, अब देखो अब एक चीज़ होगी, नंबर 2 आएगा प्लेस ऑफ सू, प्लेस ऑफ सू यानी किस जगह पे जाके आप सू इंस्टीट्यूट करोगे, 15 से लेकर 20। अब देखो मैंने तोड़ दिया यहाँ पे, आप चेक करेंगे तो 15 से लेकर आपके 25 तक सेम है। हम 15 से लेकर 25 तो थोड़ा 3 भागों में तोड़ देंगे। तो पहला मैंने तोड़ा 15 से 20, तो पहले जुडिक्शन मिल गया और रेस जुडिकेटा मिल गया। रेस जुडिकेटा मतलब इस मैटर पर पहले से कोई भी डिसीजन नहीं आया हुआ हो तो हम सुनेंगे, बोला ठीक है। और जुडिक्शन भैया कौन से कोर्ट में जाना है, प्लीज़ जोधपुर जाना है, जयपुर जाना है, अजमेर जाना है, गुजरात जाना है, दिल्ली जाना है, कहाँ जाना है और किस कोर्ट में जाना है। तो ये आ गया अपने पास 15 से 20 तक। तो सेक्शन 15 कहता है लोएस्ट कोर्ट, 16 17 कहता सब्जेक्ट मैटर, 16 17 18 कहता सब्जेक्ट मैटर, 19 कहता मूवेबल एंड बॉडी और 20 कहता अदर मैटर्स, ठीक है। तो ये जब मैं वापस इसके चैप्टर पढ़ूंगी ना तब उसको और डिवाइड करूँगी, है ना। फिर आता आपके पास, अब देखो यहाँ पे हम नया बनाएंगे 3 ऑब्जेक्शन, क्या बनाएंगे ऑब्जेक्शन, और ऑब्जेक्शन बनेंगे 21 से लेकर 21A। और ये हमारे आरजेएस मेन में आया था 21 से 21A में ऑब्जेक्शन के बारे में जो आया था आरजेएस मेन 2015 के अंदर। फिर आता है आपके पास चौथा मैंने बनाया ट्रांसफ़र ऑफ मैटर्स, क्या बनाया मैंने, ट्रांसफ़र ऑफ मैटर्स, सेक्शन नंबर 22 से 25। तो जो आपके बैरक के अंदर वो एक साथ था आपके 15 से 25, उसको पहले 3 टुकड़ों में बांट दिया क्योंकि ट्रांसफर ऑफ मैटर्स अपने आप में क्वेश्चंस बनता है, ठीक है। और देन उसके बाद देखो वापस आपके बैरक में लिखा हुआ है सूट, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, ये देखो लिखा हुआ इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। तो ये आ गया आपके पास इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, सेक्शन नंबर 26। अब जैसे सूट इंस्टीट्यूट होता है तो सबसे पहले क्या मिला, अपने जुडिक्शन ढूंढा और रेस जुडिकेटा ढूंढ लिया, फिर प्लेस देख लिया अपन ने, फिर अपन ने ऑब्जेक्शन कर लिया भाई ये प्लेस सही नहीं है, तो अपन ने ऑब्जेक्शन किया तो मैटर को ट्रांसफ़र करा दिया, ट्रांसफर होने के बाद सूट इंस्टीट्यूट कर दिया। जैसे सूट इंस्टीट्यूट होता है वैसे हम डिफेंडेंट को क्या करते हैं, समन जाई करते हैं कि तू आ और तेरे पास जो कुछ भी वो लेकर आ। तो लिखो आगे लिखा है समन एंड डिस्कवरी। तो अगला आता है आपके पास समन एंड डिस्कवरी, सेक्शन नंबर 27 से 32। समन और डिस्कवरी जो भी तेरे पास है वो लेकर आ जा कोर्ट में। तो आपने कहा ठीक है लेकर आ जाऊँगा। अब लेकर आ गए, अब कोर्ट ने सब कुछ देखने के बाद नंबर 7 जजमेंट एंड डिक्री दे दी। कोर्ट ने क्या किया, जजमेंट और डिक्री दे दी, कहाँ से कहाँ तक, सेक्शन 33 दे दी। और नंबर 8 कोर्ट ने कहा इंटरेस्ट दे दो भाई, इतना देर केस चला है, इंटरेस्ट ब्याज दे दो, सेक्शन 34। फिर कहता है अरे भाई खर्चे दे दो, एक्सपेंसेस, बिना कोस्ट के हमारे यहाँ काम नहीं होता है तो कोस्ट दे दो, सेक्शन नंबर 35 से 35B, कोस्ट दे दो, खर्चे दे दो, बिना खर्चों के यहाँ पे कुछ नहीं होता है, दे दिए खर्चे, ठीक है। अब देखो इसके ऊपर कोई ऑर्डर है, नहीं है, इसके ऊपर 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 ऑर्डर है, यस, लिखो ऑर्डर नंबर 4। समन और डिस्कवरी के लिए क्या ऑर्डर है, बिल्कुल है, आइए बहुत अलग अलग ऑर्डर आएंगे यहाँ पे। ऑर्डर नंबर 5 भी आएगा, 11 भी आएगा, 16 भी आएगा, 16A भी आएगा, इतने सारे ऑर्डर हैं। तो समन एंड डिस्कवरी के लिए 5, 11, 16 और 16A आएगा। उसके बाद आता है जजमेंट डिक्री के लिए ऑर्डर है, बिल्कुल ऑर्डर नंबर 20 आएगा। फिर आता है इंटरेस्ट के लिए कोई ऑर्डर है, नहीं है। फिर कोस्ट के लिए है, बिल्कुल है, ऑर्डर नंबर 20A आएगा। ओके, तो इनके ऑर्डर्स भी है हमारे पास।
तो आप जब भी ऐसे करो, पहले चैप्टराइजेशन ऐसा रट्टा हुआ होना चाहिए, यस पार्ट नंबर 1, यस पार्ट नंबर 1 का ऐसे डिवाइडेशन है, तो जब इसका ऊपर का ओवरव्यू आपको रट्टा हुआ होगा तो उससे क्या फ़ायदा होगा, आपके मेन के आंसर लिखने में फ़ायदा मिल जाएगा। ओके तो पहला अपन ने पढ़ा प्रीलिमिनरी जो बात करता है 1 2 का 8, और वहाँ पे अपने 1 2 का 8 देखा। चैप्टर नंबर पार्ट नंबर 1 कहता है सोर्स इन जनरल। अब देखो इसी में सब हो गया, यहाँ सोर्स इंस्टीट्यूट किया और यहाँ पे एक के बारे में सब कुछ खत्म। अब चलते हैं एग्जीक्यूशन। तो पार्ट नंबर 2, पार्ट 2 कहता मैं करूँगा एग्जीक्यूशन, निष्पादन। सेक्शन नंबर 36 से 74। इसमें एक ही ऑर्डर है, ऑर्डर नंबर 21, जिसके अंदर कितने रूल है 106। यही आपका प्री का सवाल है कि ऑर्डर 21 में कितने रूल है 106। कई बार प्री में आ चुका, अपनी आते का अलग बात है, बाकी कई बार आ चुका है। फिर इसको डिवाइड करेंगे और इसका पूरा डिवाइडेशन काम का है, एक एक डिवाइडेशन पे क्वेश्चन बनता है। पहला जनरल, सेक्शन नंबर 36 से 37 जनरल। नंबर 2, दूसरा कहता है कोर्ट बाय विच डिक्री में बी एग्जीक्यूटेड। कोर्ट बाय विच डिक्री में बी एग्जीक्यूटेड। सेक्शन नंबर 38 से 46। अब यही प्री का सवाल है कि डिक्री का हिंदी वाले वे न्यायालय जिनके द्वारा डिक्री निष्पादित की जाएगी। क्वेश्चन नहीं आता कि डिक्री का एग्जीक्यूशन कौन करेगा। जो कोर्ट डिक्री जारी करता है वो भी करता है, और जिस कोर्ट को डिक्री एग्जीक्यूशन के लिए भेजी गई है वो भी करता है, दोनों करता है। जैसे डिक्री दी वो तो करेगा ही करेगा, और वो किसी और को भेजता है वो भी कर सकता है। जब डिक्री का एग्जीक्यूशन होता है, पहले जनरल है फिर डिक्री का एग्जीक्यूशन कराए, क्योंकि पार्ट 1 में अपने डिक्री दे दी। अब यहाँ पर जब डिक्री का एग्जीक्यूशन कराते हैं तो सामने देखते हैं कि कोई है ही नहीं, तो क्वेश्चन रेज होता है। तो अगला कहता है क्वेश्चन डिटरमाइन, तो आता है आपके पास क्वेश्चन टू बी डिटरमाइंड बाय कोर्ट एग्जीक्यूटिंग डिक्री, मतलब जो एग्जीक्यूट कराने वाला कोर्ट है डिक्री का, उसके सामने जो जो क्वेश्चन आएंगे वो उसको डिटरमाइन करेगा। तो आइए लिखिए क्वेश्चन डिटरमाइनिंग, क्वेश्चन टू बी डिटरमाइंड बाय कोर्ट। कौन सा कोर्ट, जो डिक्री को एग्जीक्यूट करता है, एग्जीक्यूटिंग डिक्री। हिंदी वाले प्रश्न जिनका अवधारण डिक्री का निष्पादन करने वाला न्यायालय करेगा। प्रश्न जिनका अवधारण डिक्री का निष्पादन करने वाला न्यायालय करेगा, डिक्री का निष्पादन करने वाला न्यायालय करेगा। सेक्शन नंबर 47। अब क्या होता था, एक जमाना था, इसके हर चीज़ का लिमिटेशन होता था। तो हम पढ़ रहे 1908, तो लिमिटेशन एक्ट होता था, तो इसका लिमिटेशन पीरियड इसी में प्रिस्क्राइब था। फिर लिमिटेशन एक्ट आ गया तो अब यहाँ से हटा दिया। तो अगला आता है लिमिट ऑफ टाइम फॉर एग्जीक्यूशन, इसको हटा दिया। लिमिट ऑफ टाइम फॉर एग्जीक्यूशन। तो डिक्री के एग्जीक्यूशन कितना टाइम के अंदर एप्लीकेशन करनी पड़ती, 12 साल के अंदर। आपको 12 साल के अंदर एप्लीकेशन करनी है डिक्री के एग्जीक्यूशन के लिए। आपको एप्लीकेशन टाइम पे लगानी है। अब कोर्ट कब करेगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप समय पे आ जाओ, कोर्ट की मर्जी, क्योंकि वो कोर्ट है भाई, वो कुछ भी कर सकता है, उसका कोई लिमिटेशन नहीं है। था बेचारा पहले, उसको भी क्या कर दिया, हटा दिया गया। सेक्शन नंबर 48, सेक्शन नंबर 48। तो सबसे पहले जनरल आया, फिर कोर्ट आया, ठीक है, फिर क्वेश्चन पूछा, फिर लिमिटेशन आई, फिर आता है आपके पास ट्रांसफरी आएगा, ट्रांसफरी एंड लीगल रिप्रेजेंटेटिव, जिसको शॉर्ट में लिखता है LR, लीगल रिप्रेजेंटेटिव। सेक्शन नंबर 49 से 50। हिंदी वाले यहाँ पे आएगा अंतरिती एंड विधिक प्रतिनिधि। क्या होता है, आप अपनी डिग्री ट्रांसफ़र कर सकते हो, तो जिसको तुम ट्रांसफ़र कर दोगे वो ट्रांसफरी बन जाएगा, और आप मर गए तो आपकी जगह पे लीगल रिप्रेजेंटेटिव आ जाएगा। तो लिखिए लिविंग पर्सन को जो रिप्रेजेंट करता है, लिविंग पर्सन को जो रिप्रेजेंट करता है वो रिप्रेजेंटेटिव कहलाता है। जीवित व्यक्ति का जो प्रतिनिधित्व करता है वो प्रतिनिधि कहलाता है। जीवित व्यक्ति का जो प्रतिनिधित्व करता है वो प्रतिनिधि कहलाता है। लिविंग पर्सन को जो रिप्रेजेंट करता है वो रिप्रेजेंटेटिव कहलाता है।
नंबर 2, डिजीज पर्सन को जो रिप्रेजेंट करता है उसे लीगल रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। डिजीज पर्सन को जो रिप्रेजेंट करता है उसे लीगल रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। इंग्लिश हिंदी वाले, मृत व्यक्ति का जो प्रतिनिधित्व करता है, मृत व्यक्ति का जो प्रतिनिधित्व करता है उसे विधिक प्रतिनिधि कहते हैं, उसे विधिक प्रतिनिधि कहते हैं। ठीक है, तो ट्रांसफरेटिव लीगल रिप्रेजेंटेटिव आ गया, सब आ गए। अब प्रोसेसर क्या होगा, अब हम एग्जीक्यूशन का प्रोसेस कैसे करेंगे, तो अगला कहता है प्रोसेस इन एग्जीक्यूशन, प्रोसीजर इन एग्जीक्यूशन, सेक्शन नंबर 51 से 54। अब 51 से 54 बताता है कि भैया प्रोसीजर कैसे कैसे फॉलो किया जाएगा। ठीक है, देन आता है चैप्टर क्लोज नंबर 7। अब जैसे ही करने जाओगे प्रोसीजर को तो वहाँ पे क्या होगा, जजमेंट डेटर आनाकानी करेगा, मैं नहीं करने दूंगा, मेरी प्रॉपर्टी मैं नहीं दूंगा। अब तो कैसे करोगे एग्जीक्यूशन, तो उसको अरेस्ट करना पड़ेगा, डिटेन करना पड़ेगा, जेल में टिकाना पड़ेगा। तो अगला आता है आपके पास अरेस्ट एंड डिटेंशन, क्योंकि पंचायती करेगा ना, वो तो अपनी चीज़ कौन देने देता है, अरेस्ट एंड डिटेंशन, सेक्शन नंबर 55 से 59। चलो भाई डाल दिया आपको, अब तो जेल में जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी। पर आपसे हमें क्या लेना देना, ये तो सिविल मैटर है, हमें तो हमारे एग्जीक्यूशन कराना। भैया पैसे वैसे चाहिए, तुम्हें जेल में डाल के क्या करेंगे, तो आप पैसे कैसे लेंगे, तो तुम्हारी प्रॉपर्टी का अटैचमेंट करके। तो अगला आता है अटैचमेंट। कानून बहुत सुंदर तरीके से बनाया हुआ होता है, हर एक चीज़ के ऊपर दूसरा चीज़ होता है। 60 से लगाकर 64 तक अटैचमेंट करेंगे। यहाँ हमें पढ़ने को मिलेगा कब अटैचमेंट होगा, किस प्रॉपर्टी का होगा, किसका नहीं होगा। जैसे महिलाओं के पहनने के लिए आवश्यक जेवर हैं, या आपके नौकरों को देने की सैलरी है, या आपका आवश्यक सामान है, जो बर्तन है, जो रूटीन में आपको चाहिए, रहने की जो जगह है, उन सब का अटैचमेंट नहीं होता है। एक्सेस चीज़ों का अटैचमेंट होता है, ये सब हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, और जो एग्रीकल्चर क्रॉप्स होती हैं वो पार्टली क्या बोलती हैं आपकी अटैच होगी, पूरी नहीं होगी, आपको भी तो खाने के लिए कुछ चाहिए होगा। ठीक है, और एक बार अगर प्रॉपर्टी का अटैचमेंट हो जाता है तो जब तक केस चलेगा आप उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, और यदि ट्रांसफ़र कर दिया तो ट्रांजेक्शन वॉइड हो जाएगा। ये सब प्री केस वाले जो आपको उनको पढ़ने को मिलेगा 60 से 64। सिविल मैटर की क्वालिटी है, जैसे हम आपका प्रॉपर्टी का अटैचमेंट कराते हैं, अटैचमेंट हमने आपको डरा दिया कि भैया पैसे तो नहीं प्रॉपर्टी ली, फिर भी आप नहीं देते हो, तो फर्दर उस अटैचमेंट का क्या करेंगे, आरती थोड़ी उतारनी, सेल कर देंगे। तो ये नंबर 9 कहता सेल करो, बेच दो। 65 से लगाकर 67 तक, ठीक है, बेच देंगे इसको। तो यहाँ पे जब बेचेंगे उसके लिए रूल्स बनाया जाएगा। तो प्री का सवाल है, सेल से रिलेटेड मैटर में रूल्स कौन बनाएगा, ए सेंट्रल गवर्नमेंट। एक सवाल देती हूँ, नकल कोई नहीं करना, सवाल का आंसर दो। सेल से रिलेटेड रूल कौन बनाएगा, नंबर ए सेंट्रल गवर्नमेंट, नंबर बी स्टेट गवर्नमेंट, नंबर सी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, नंबर डी हाई कोर्ट। यस, चैट बॉक्स आपका वेट कर रही है, फटाफट चैट बॉक्स में लिखना स्टार्ट करें। दीपंती आप बता दो, तब तक बोल के बाकी को चैट बॉक्स में लिखने दो। यहाँ पर सेल के लिए रूल्स कौन बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट या फिर हाई कोर्ट। विद्या का आंसर आ चुका है। दीपंती आप अपना माइक ऑन करके बता दीजिए, बाकी सब चैट बॉक्स में लिख दीजिए। बच गए, अभी गिर जाता फोन। अरे जल्दी बताओ बेटा। नियति का आंसर आ गया, प्रिया का भी आ गया। दीपंती आपकी, अगर आपने माइक ऑन कर रखा है तो मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही है बेटा जी। स्टेट गवर्नमेंट, दीपंती ने आंसर दिया स्टेट गवर्नमेंट। ओके, आपका आंसर बिल्कुल सही है। विद्या आपका आंसर गलत था बेटा, विद्या का आंसर गलत था। महेंद्र का आंसर सही, विद्या का गलत, ईशा का सही, नियति का सही, प्रिया का गलत और शालिनी का सही। वेरी गुड, वेरी गुड, स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी, यही प्री का सवाल है। हाँ जी बेटा जी, आगे चले। सेल कर दी, चलो अब आता है सेल करने का सारा प्रोसीजर कौन फॉलो करता है, कलेक्टर। तो कलेक्टर अपनी पावर को डेलीगेट कर सकता है, तो इस डेलीगेशन की पावर को अब रिपील कर दिया गया। तो अगला देखो, डेलीगेशन टू कलेक्टर, इसको अब रिपील कर दिया। तो कितना नंबर बना है, 9, 10। डेलीगेशन टू कलेक्टर,
तो सरकार अपनी पावर को डेलीगेट करती है, 68 से लेकर 72 इसको रिपील कर दिया। अब ये 68 से 72 का जो ये बंच है बड़ा अच्छा लगता है मुझे, पता क्यों? क्योंकि 68 से 72 पर हमारे पास एक आता है क्या, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, वो भी 68 से 72 है। तो कभी कुछ बंच याद रह जाते हैं, तो वो हमारे पास क्या है, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट है। फिर आया आपके पास 11, फाइनली यहाँ पे हुए। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, डिक्री, तो यहाँ पे क्या होगा, डिक्री को डिस्ट्रीब्यूट भी करना पड़ेगा, मोर देन व्हाट डिक्री होल्डर थे, तो डिक्री का एग्जीक्यूशन है तो सबको डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगला कहता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स, जो भी आएगी तो डिस्ट्रीब्यूट करते हो, तो लिखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स। तो मोर देन वन जो है हम क्या करेंगे, उनके अंदर डिवाइड कर देंगे। ओके, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन सेक्शन नंबर 73, एक ही सेक्शन है हमारे पास 73, ठीक है। देन आता है नंबर 12, और नंबर 12 कहता है डिक्री के एग्जीक्यूशन में यदि किसी ने क्या क्या रेस्ट्रेंट किया तो उसको मिलेगी सजा। जैसे हम पढ़ते BNS, वहाँ लिखा है पब्लिक सर्वेंट जब भी पब्लिक ड्यूटी को करने आता है और आप ऑब्स्टेक करोगे तो ऐसे केसेस में BNSS सेक्शन 35 में पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है। क्या कहा, पुलिस जब अपनी ड्यूटी को फॉलो करने आता है और पुलिस को उसकी ड्यूटी में आप ऑब्स्टेक करते हो तो पुलिस तुम्हें बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है। तो ये बात BNSS सेक्शन 35 रेड विथ BNS के अंदर इसका पनिशमेंट लिखा हुआ है, ठीक है। तो ठीक वैसे यहाँ पर जब डिक्री का एग्जीक्यूशन होता है और आप उसको रेस्ट्रिक्ट करते हो तो आपको सजा मिलेगी। तो अगला कहता है रेसिस्टेंस टू एग्जीक्यूशन, रेसिस्टेंस टू एग्जीक्यूशन लिखो 74, और यहाँ पे आपको मिल सकती है 30 डेज तक का पनिशमेंट। यही प्री का सवाल है। और सरप्राइज, ये आरजेस मेन 2019 में आया था, मेन एग्जाम में आया था। तो सेक्शन 74 रेड विथ ऑर्डर नंबर 21 रूल नंबर 97 लिखना था, 3 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो ऐसे से क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। जो प्री के क्वेश्चन है वो मेन में भी आ सकते हैं, जो इंटरव्यू में भी आ सकते हैं। और प्री और इंटरव्यू के क्वेश्चन 90% सेम होते हैं, मेन के अलग होते हैं, ठीक है। तो देखो अब पूरा खाका आपके पास है, इसको हम बोलते हैं खाका, यानी परफॉर्मा पूरा तैयार है, आपका फॉर्मेट पूरा तैयार है, अब तो याद हो ही जाएगा। तो कभी कोई कानून भारी होता ही नहीं है, कभी कोई कानून टफ होता ही नहीं है। आपको करना क्या है, बस उसको तोड़ दो फिर उसको याद कर लो। गांधी जी ने क्या कहा, फूट डालो राज करो, तोड़ दो फिर याद कर लो, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो पहला था जनरल, दूसरा था पार्ट 1 सूट्स इन जनरल, पहला था प्रीलिमिनरी, फिर पार्ट 1 था सूट्स इन जनरल, और पार्ट 2 है एग्जीक्यूशन। और इस अकेले के लिए पूरा एक ही ऑर्डर है, ऑर्डर 21। अब चलते पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 कहता है इंसिडेंटल प्रोसीडिंग, जिसको मेरी भाषा में बोलते हैं कमीशन। ये कमीशन वो कमीशन नहीं है तुम आओगे पैसा, वो कमीशन नहीं है। इस कमीशन का मतलब है कि जब भी हम आपको क्या बोलते हैं उसके लिए एविडेंस के लिए बुलाएंगे और आप नहीं आ पाते हैं तो एविडेंस तो लेनी पड़ेगी। ऐसा तो है नहीं कि एविडेंस नहीं ले, तो हम आपके घर पर एविडेंस के लिए भेज देंगे, उसको बोलते हैं कमीशन। तो जिस तरह से क्रिमिनल मैटर में इन्वेस्टिगेशन होता है बाय पुलिस, तो यहाँ तो पुलिस होती नहीं, सिविल मैटर है, तो यहाँ पे वो काम कमीशन करता है। तो लिखो जिस तरह से क्रिमिनल मैटर में इन्वेस्टिगेशन का रोल होता है पुलिस के द्वारा, ठीक वैसे ही सिविल मैटर में रोल होता है कमीशन के द्वारा। क्योंकि सिविल मैटर में पुलिस नहीं होती है, तो पुलिस नहीं होती तो काम कैसे होगा, तो सारा काम कमीशन के थ्रू किया जाता है। अब इसमें कोई डिवाइडेशन नहीं है, आप देखो खोल के, कोई डिवाइडेशन नहीं है, इसमें सिर्फ सेक्शंस है। 75 सेक्शन 75 में कुछ हेड्स दिए गए हैं, वही अपने आप में डिवाइडेशन है। फिर 76, 77 एंड 78। तो इसके अंदर हमारे लिए जो काम का होता है 75 और 77 होता है, बट इसके ऊपर एक ऑर्डर है, ऑर्डर नंबर 26, ठीक है। तो क्या कहा, कमीशन का मतलब होता है एक पर्सन होता है जिसे बोलते हैं कमिश्नर, आयुक्त। अब आप कमिश्नर सुनो तो आपको तो लगेगा भैया ये तो पुलिस कमिश्नर है, नहीं, ये सिर्फ कमिश्नर है जो एडवोकेट भी हो सकता है, मतलब कोई भी पर्सन हो सकता है जिसको कोर्ट ऑथराइज करता है, फिर उसको जाके एविडेंस लिखने होते हैं, उसको पैसे मिल जाते हैं, ठीक है, वो रहता है। तो एक कमीशन आ जाएगा आपके पास, और जब इसी कमीशन को आउट ऑफ इंडिया में भेजना है तो उसको बोलते हैं लेटर ऑफ रिक्वेस्ट, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट। और इसके प्रोविजंस जो है ना कमीशन वाले, और ये प्रोविज़न हमें BNSS में भी मिलेंगे, क्योंकि जब कभी प्रेसिडेंट है, गवर्नर है, इन क्रिमिनल मैटर्स तो उनको समन नहीं जाता है,
तो समन की जगह पर उनको लेटर रिक्वेस्ट भेजते हैं। और BNSS में अगर कोई जेल में कैदी है या फिर कोई बीमार है जो एविडेंस देने नहीं आ सकता तो कमीशन उसको भी जारी कर सकते हैं। तो ये सिविल क्रिमिनल दोनों का प्रोविज़न है, ठीक है। तो इसके लिए हम पढ़ेंगे ऑर्डर नंबर 26। बाकी आपके लिए कमीशन का मतलब मैं 10 स्टूडेंट लाऊंगा मुझे कमीशन दे देना। मेरे यहाँ शुरू से पॉलिसी नहीं रखी हमने, नहीं भैया तू आ जा जज बन जा, तुझे देख के 10 ऑटोमेटिक आ जाएंगे, नो कमीशन। उससे बच्चे का लाइफ खराब होता है, वो खुद तो पढ़ता ही नहीं, कमीशन के चक्कर में बेचारा घूमता रहता है और एक भी बच्चा नहीं मिलता उसको, और खुद भी नहीं पढ़ पाता है। गया तो था पढ़ने और बिजनेस करने लगा और हुआ कुछ नहीं, बेचारा वहीं रह गया। तो ये पॉलिसीज बेकार होती है। पार्ट नंबर 4, पार्ट 4 कहता है आपके पास पर्टिकुलर स्पेशल प्रोसीडिंग्स, नहीं सूट इन पर्टिकुलर केसेस, सॉरी सूट इन पर्टिकुलर केसेस। हिंदी वाले विशिष्ट मामलों में वाद, सेक्शन नंबर 79 से 88। इसको डिवाइड करेंगे हम। पहला आता है आपके पास गवर्नमेंट एंड पब्लिक ऑफिसर। तो पहला पॉइंट बनता है सूट अगेंस्ट और बाय गवर्नमेंट और पब्लिक ऑफिसर। लिखेंगे सूट अगेंस्ट बाय गवर्नमेंट और पब्लिक, तो सूट बाय और अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट गवर्नर, यानी इनके अगेंस्ट सूट कर सकते हैं, ये आपके विरुद्ध सूट कर सकते हैं। कहाँ से कहाँ तक करेंगे? सेक्शन नंबर 79 से 83, 82। अब सुनो, हमारा जो क्रिमिनल मैटर्स होते हैं वो तो सारे सरकार की करते हैं, इसलिए वहाँ लिखा था सरकार बनाम राम, है ना। यहाँ पे तो दो पार्टी के बीच होता है, तो कभी कभी यहाँ पे सरकार भी पार्टी हो सकती है। जैसे सरकार ने आपकी ज़मीन ले ली और आपको पेमेंट नहीं किया, तो आप क्या करोगे? सरकार के विरुद्ध केस करोगे, तभी यहाँ पे सरकार आएगी, अन्यथा नहीं आती है। और जब सरकार आती है तो उसका नाम लिखते हैं, अगर इंडिया के खिलाफ है तो यूनियन ऑफ इंडिया, और स्टेट ऑफ राजस्थान, स्टेट ऑफ गुजरात, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एटसेट्रा। और सेम टू सेम ऐसी बात हमें कहाँ पढ़ने को देखती है? आर्टिकल 300 के अंदर हम पढ़ते हैं आर्टिकल 300 कॉन्स्टिट्यूशन का, वहाँ पर भी यही आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आगे सरकार, तो सरकार के दोनों के अगेंस्ट सूट रहता है। डायरेक्ट सूट नहीं कर सकते, उसके लिए क्या करना पड़ता है? आपको नोटिस देना पड़ता है 2 मंथ पहले का, ठीक है। ये आरजीएस प्री 2024 का क्वेश्चन था, ठीक है। अब सरकार आ गई, अब बच्चे क्या, पहले के ज़माने का हमारे पास पहले रूलर्स हुआ करते थे, अब हट गए, ठीक है, एम्बेसडर्स हुआ करते थे। तो आइए अगला, सूट बाई एलियंस और बाई अगेंस्ट फॉरेन रूलर्स, एम्बेसडर्स एंड एनोइज, सब जन आगे, क्योंकि ये तो क्या सीपीसी जमीन जायदाद था। आज भी जोधपुर के अंदर राजा महाराजाओं की ज़मीन है, तो उनके लिए फिर कौन से रूल्स अप्लाई होंगे उसकी बात कर रहे हैं। और ये 1908 का पढ़ रहे हैं, वैसे उससे पहले तो रजवाड़े ही हुआ करते थे। तो लिखो सूट्स बाई एलियंस एंड बाई अगेंस्ट फॉरेन रूलर्स, एम्बेसडर्स एंड एनोइज। हिंदी वाले आता है अन्य देशों द्वारा विदेशी शासकों, राजदूतों, दूतों द्वारा या उनके विरुद्ध वाद। कहाँ से कहाँ तक? सेक्शन, यहाँ से क्वेश्चन आने लगे, पहले नहीं आते थे, अब यहाँ से क्वेश्चन आने लगे 83 से लेकर 87A। इसलिए अब आपको ये भी पढ़ना पड़ेगा, पहले तो छोड़ देते थे, अब नहीं छूटेगा, अब तो इनको भी पढ़ना पड़ेगा। देन आता है डेफिनेशन। 87B कहता है सूट अगेंस्ट रूलर्स ऑफ फॉर्मर इंडियन स्टेट। ये हमारी वाली बात है, हमारी स्टेट की, इंडिया के जो है ना, तो आएगा सूट अगेंस्ट रूलर ऑफ फॉर्मर इंडियन स्टेट्स, सेक्शन नंबर 87B। अभी 87B तो मेन एग्जाम का क्वेश्चन बनने लगा है अभी इन दिनों। तो अभी ये वाला चैप्टर भी आपको याद होना चाहिए अच्छे से। तो क्या कहा? सूट अगेंस्ट बाई गवर्नमेंट एंड पब्लिक सर्वेंट। दूसरा आता है आपके सूट बाई एलियंस एंड बाई फॉरेन रूलर्स, एम्बेसडर्स। और देन आता है आपके पास फॉर्मर इंडियन स्टेट के रूलर्स, राजा महाराजा। तो यहाँ की इनकी प्रॉपर्टी को लेकर सूट चलते रहते हैं हमारे यहाँ। और 4 कहता है इंटर प्लीडर सूट, इंटर प्लीडर सूट, सेक्शन नंबर 88। तो क्या कहा? इंटर प्लीडर सूट मतलब दो डिफेंडेंट के बीच का सूट, इसको बोलते हैं इंटर प्लीडर सूट। अब ये पढ़ेंगे हम ऑर्डर 27। कहाँ पढ़ेंगे? ऑर्डर 27 में। इन दोनों का अलग से कोई ऑर्डर नहीं है, और इसको पढ़ेंगे ऑर्डर नंबर 35 में।
तो इनकी प्रोसेसेस कहाँ पढ़ने को मिलेंगे 35 में। तो पर्टिकुलर केसेस में कौन आ गए, आपकी सरकार आ गई, आपके राजा महाराजा आ गए, और आपका 2 डिफेंडेंट के बीच का सूट भी आ गया। तो पार्ट 1 ने कहा मैं सूट्स इन जनरल हूँ, तो पार्ट 2 कहता मैं एग्जीक्यूशन करूँगा, तो पार्ट 3 कहता मैं कमीशन भेजूंगा, तो 4 कहता किसको भेजेगा, सरकार को, बोला सरकार को भेजूंगा। अब सरकार ने कहा चला आप बैठ हम बात कर लेते हैं, कहीं को कोर्ट जाना है, मतलब हम स्पेशल प्रोसीडिंग कर लेते हैं कोर्ट के बाहर। तो आता है पार्ट नंबर 5 स्पेशल प्रोसीडिंग्स। पार्ट 5 स्पेशल प्रोसीडिंग्स, सेक्शन नंबर 89 से 93। पहला आता है आपके पास ADR 88 नहीं 89, RJS ADJ मेन का सवाल था, ADR 89 ए के सेक्शन है 89। फिर आता है आपके पास 90, देखो यहाँ पे लिखा है स्पेशल केस, दिखा स्पेशल केस, इसको बोलते हैं फ्रेंडली सूट, स्पेशल केस, इसको बोलते हैं प्री का सवाल फ्रेंडली सूट। ये हम जो बना रहे हैं चैप्टराइजेशन, आप बिलीव नहीं करोगे, आपके प्री के अंदर जैसे सीपीसी का 8 क्वेश्चन आते हैं, 2 या 3 क्वेश्चन तो आपको चैप्टराइजेशन में मिल जाते हैं, पूरा सीपीसी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। और बाकी 5 में तो किसी को लगता है कि मैडम मेरे पास समय नहीं अब सीपीसी पढ़ने का, एग्जाम तो 27 जुलाई को आ गया हमारा RJS का, हम क्या करूँ, छोड़ दो सीपीसी, एक दो सीपीसी को छोड़ दो। फिर वो कहता है मैडम क्वेश्चन सॉल्व कर लूँ, मैं वाई क्वेश्चन सॉल्व कर लूँ, इतने सारे हजारों क्वेश्चन है, कब सॉल्व करोगे। इससे अच्छा तो क्या करना है, चैप्टर्स कर लिए, मैटर खत्म, जो मेरे से सुना सुन लिया, ठीक है। या प्री ओरिएंटेड का कोर्स ले लो, एक बार उसको पूरा सुन लो, 3 से 4 क्वेश्चन तो आपके चैप्टराइजेशन में मिल जाएंगे, फिर बचे बाकी 4 क्वेश्चन, एक ही ऑप्शन टिका क्या जाना। लेकिन फिर उसके बाद बाकी सारे एक्ट है उनको फिर रखना पड़ेगा, फिर वो नहीं छोड़ना है, एक छूटेगा तो बाकी सारे कंप्लीट करने पड़ेंगे, नहीं तो फिर सारे करने पड़ेंगे, थोड़े थोड़े करने तो सारे करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसको फ्रेंडली सूट कहता है, सेक्शन नंबर 90। क्या करते हैं, 2 लोग होते हैं, वो बिजनेस करते हैं, उनमें झगड़ा होता है, तो कॉन्ट्रैक्ट में पहले लिख लेते हैं तेरे मेरे बीच जब भी झगड़ा होगा हम अपने रिश्ते खराब नहीं करेंगे, हम कोर्ट को अपना दोस्त बना लेंगे, फिर जो कोर्ट कहेगा वो फाइनल कर देंगे, ठीक है। बोला ठीक है। तो इस मैटर में फिर अपील भी नहीं होती। ये सब कहाँ लिखा है पता आपको, ऑर्डर नंबर, इसका ऑर्डर है 36 में, वहाँ ऑर्डर नंबर 36 में बता रखा है कि किन मैटर में आएंगी, छोटे छोटे केसेस में आते हैं, बड़े में तो आ ही नहीं सकते, ठीक है। इसका भी ऑर्डर पढ़ेंगे 89 का, कंप्लीट ऑर्डर नहीं है पर फिर भी ऑर्डर नंबर 10 पढ़ेंगे, क्योंकि जब ऑर्डर नंबर 10 में आपकी एग्जामिनेशन होती है तो उस एग्जामिनेशन को पहले काउंसलिंग के लिए भेजा जाता है, तो इसलिए यहाँ पे पढ़ेंगे ऑर्डर नंबर 10, थोड़ा सा हिस्सा है। बाकी एक्चुअल में कब काम आता है 89 आर्बिट्रेशन एक्ट, सेक्शन नंबर 8। आर्बिट्रेशन एक्ट सेक्शन 8 में लिखा हुआ है कि जब भी कोर्ट के पास में कोई भी मैटर आता है तो कोर्ट पार्टी की कंसेंट से पहले उनको ADR के लिए भेज सकती है, फिर ADR में मैटर नहीं बनता, उनका सॉर्ट आउट नहीं होता तो वापस हमारे पास आ सकते हैं, तो ये निकलता है ADR से, ठीक है, मतलब सेक्शन नंबर 8 ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट से। फिर आता है नंबर आर्बिट्रेशन इसलिए पता है क्योंकि ADJ के क्लास में स्टूडेंट्स भी है, उनके कोर्स में क्या बोलते हैं आर्बिट्रेशन एक्ट भी है। फिर आता है पब्लिक न्यूसेंस एंड पब्लिक चैरिटी, तो अगला आएगा पब्लिक न्यूसेंस एंड पब्लिक चैरिटी, सेक्शन नंबर 91 से 92, सेक्शन 91 से 92। और इसके लिए जब सूट इंस्टीट्यूट करते हैं पूरी 30 रुपये की फ़ीस देनी पड़ती है, और ये बात कहाँ लिखी हुई है, राजस्थान कोर्ट फीस एक्ट में, ठीक है। तो राजस्थान में 30 रुपये की फ़ीस लगती है, तो हर स्टेट का अपना कोर्ट फीस एक्ट होता है। तो 91 92 कहता है, और ये एग्जाम में आता रहता है, 92 नहीं 93 ले लो, इसको पूरा ही ले लेते हैं 93 तक। और ये फ्रिक्वेंटली आता रहता है कि पब्लिक न्यूसेंस 91 में 2 और मोर देन 2% लगा सकते हैं कोर्ट की परमिशन से, या फिर एडवोकेट जनरल लगा सकते हैं। ये प्री में भी आया हुआ है 91, ये मेन में भी आया हुआ है, तो लिखो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, प्री प्लस मेन का क्वेश्चन है। इनके लिए अलग से कोई ऑर्डर नहीं है, ठीक है। तो पार्ट 1 कहता है सूट्स इन जनरल, पार्ट 2 कहता है एग्जीक्यूशन, तो पार्ट 3 कहता है इंसिडेंशियल प्रोसीडिंग, तो पार्ट 4 कहता है पर्टिकुलर केसेस, तो पार्ट 5 कहता है आपके पास स्पेशल प्रोसीडिंग्स। तो नाउ चलते हैं पार्ट नंबर 6। पार्ट 6 कहता है आपके पास सप्लीमेंटल। जिम जाते हैं तो क्या चाहिए, सप्लीमेंटल चाहिए, बिना सप्लीमेंटल के कोई भी सक्सेस होता है नहीं। तो सेक्शन नंबर 94 से 95 ADJ मेन का क्वेश्चन था अभी हमारा, ADJ मेन एग्जाम आया था अभी हम लोगों के, बस उसकी प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, मेन एग्जाम है 94 की जगह उन्होंने 93 लिख दिया सेक्शन में, इतनी बड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक, वो भी मेन एग्जाम ADJ के अंदर।
प्री में तो सुना ही आज तक, अरे हमारे एडीजी मैन के अंदर इतनी प्रिंटिंग मिस्टेक थी ना, अगर आप ढंग से ना समझो तो आप समझ ही नहीं पाओगे इसका आंसर क्या लिखना है। वो तो ठीक है, मुझे सेक्शन 94 भी पता है, 93 भी पता है, 95 भी पता है, इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता है। आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन थे हम लोगों के इस बार, तो सिलेबस में था ही नहीं वो भी क्वेश्चन आया, इतने महान एग्जाम देते हैं हम लोग, ठीक है। तो यही 94 95। सप्लीमेंटल क्या होता है, जिम जाते हो तो वहाँ पे कितना बड़ा डब्बा देते हैं कि ये प्रोटीन लेना पड़ेगा तभी आप पतले हो पाओगे, ठीक है। ठीक वैसे ही हमारे यहाँ पे सूट इंस्टीट्यूट होता है 2001 में और डिसीजन आता है 2025 में। सिविल सूट है, सुना होगा आपने, बाप से दादा, नहीं दादा ने सूट इंस्टीट्यूट किया, पिता ने देखा, पोता गया, पर पोता गया, सूट चलता गया। वैसे वकीलों की पीढ़ियाँ भी चलती है तो चलता है। इस दौरान जिस बंदे पे तुमने सूट किया, बंदा आउट ऑफ इंडिया भाग गया तो क्या होगा, कुछ नहीं। इस दौरान जिस प्रॉपर्टी के लिए सूट की प्रॉपर्टी बेच दी तो फिर क्या कर लोगे, तो यहाँ से यहाँ तक आने में कुछ भी हो सकता है, तो हमें उनको रोक के रखने के लिए क्या करना पड़ता है, सप्लीमेंटल। तो सप्लीमेंटल में क्या होता है, जब जब रिक्वायरमेंट होगी हम उस दौरान क्या ले सकते हैं, तो सेक्शन 94 कहता है सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग करेंगे हम, और उसके अंदर हमें मिलेगा आपका रिसीवर को अपॉइंट करना, अटैचमेंट करना, अरेस्ट करना, टीआई टेम्परेरी इंजेक्शन लेना, इंटरलोकेटरी ऑर्डर, इंटरलोकेटरी आईओ लेना, ठीक है, सिक्योरिटी लेना, ये सब होता है आपके, इसको बोलते हैं आपके सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग। तो डिसीजन से पहले यस, बिफोर जजमेंट अरेस्ट हो सकते हो, बिफोर जजमेंट आपकी प्रॉपर्टी का अटैचमेंट हो सकता है, टेम्परेरी इंजेक्शन ला सकते हैं, इंटरलोकेटरी ऑर्डर ले सकते हैं, रिसीवर का अपॉइंटमेंट कर सकते हैं, इसको बोलते हैं सप्लीमेंटल। बट ये सब अगर आपने झूठा किया तो ये हमारा एग्जाम का क्वेश्चन था सेक्शन 95, और वहाँ पे मिलेंगे आपको क्या, 50,000 रुपीज़ का फाइन, ये सवाल था। तो 95 कहता है फाइन दिया जाएगा। यदि 94 की प्रोसीडिंग आपने डिले करने के लिए, तंग करने के लिए, परेशान करने के लिए की तो 50,000 रुपीज़ तक का फाइन दिया जाएगा। अब इसके साथ ऑर्डर है, हाँ इसके साथ तो बहुत ऑर्डर पड़ेंगे हम। ये जो है ना पार्ट नंबर 6, इसके साथ देखो ऑर्डर नंबर 38 आएगा, ऑर्डर नंबर 39 आएगा, ऑर्डर नंबर 40 आएगा, क्योंकि 38 कहता है बिफोर जजमेंट आपको अरेस्ट अटैचमेंट कर सकते हैं, वो यहाँ है। 39 कहता है आपको मिलेगा टेम्परेरी इंजेक्शन, इंटरलोकेटरी ऑर्डर, वो भी यहाँ है, और 40 कहता है रिसीवर, वो भी यहाँ है। तो इस पार्ट के साथ हमें 3 ऑर्डर देखने को मिलते हैं। देन आता है आपके पास पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 कहता है अपील, अपील, अपील। ये अपील यहाँ पर भी है, ये अपील आपको कहाँ मिलेगी, BNS में भी, BNSS में भी मिलेगी। ये अपील राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट में भी मिलेगी। ये अपील आपको राजस्थान टेनेंसी एक्ट में भी मिलती है। तो जैसे में राजस्थान लैंड रेवेन्यू टेनेंसी, वैसे हर स्टेट के लैंड रेवेन्यू टेनेंसी में मिलती है। अपील कितने प्रकार की होती है, तो अपील आता है पहला, अपील फ्रॉम डिक्री, यानी फर्स्ट अपील, तो आता है अपील फ्रॉम डिक्री, इसे बोलते हैं फर्स्ट अपील। क्या बोलेंगे, फर्स्ट अपील। सेक्शन नंबर 96 से 99A। तो जैसे डिक्री आई उसकी अपील कर दी, फर्स्ट अपील, तो इसको बोलते हैं अपील फ्रॉम डिक्री। दूसरा होता है अपीलेट डिक्री, मतलब सेकेंड अपील, जिसको बोलेंगे अपील फ्रॉम अपीलेट डिक्री। तो दूसरा आएगा आपके पास अपीलेट फ्रॉम अपीलेट डिक्री, अपील्स फ्रॉम अपीलेट डिक्री। यहाँ आएगा अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री, ठीक है। अपील फ्रॉम अपीलेट डिक्री, इसको बोलते हैं सेकेंड अपील। क्या बोलेंगे इसको, सेकेंड अपील। सेक्शन नंबर 100 से लेके 103 तक, ठीक है। इसका तो डिक्री की फर्स्ट अपील भी होती है और डिक्री की सेकेंड अपील भी होती है। ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि अभी आगे क्वेश्चन आने वाला आपका। तीसरा आता है अपील फ्रॉम ऑर्डर्स, आदेशों की भी अपील होती है। तो अगला आता है अपील फ्रॉम ऑर्डर्स, इसका मतलब हुआ आदेशों की अपील 104 से 106। अब यहाँ पे क्या दिखा, फर्स्ट और सेकंड, तो याद रखना ऑर्डर्स की सेकंड अपील नहीं होती है। लिखो ऑर्डर्स की सेकंड अपील नहीं होती है। तो यह आया आपके पास अपील फ्रॉम ऑर्डर्स, ऑर्डर्स की सेकंड अपील नहीं होती, यही हमारा प्री का सवाल है। अब अपीलेट कोर्ट के पास गए तो क्या चाहिए उसको, शक्तियाँ। अपीलेट कोर्ट जो है उसकी क्या क्या पार्ट्स होगी। अपीलेट कोर्ट की 4 पार्ट हमेशा फिक्स होती है। पहला एडिशनल एविडेंस लेना, दूसरा मैटर को रिमांड पर भेजना, तीसरा रिकॉर्ड मंगवाना, और चौथा
वेरीफाई करना, कंफर्म करना, मॉडिफाई करना और सेट असाइड करना, ये फिक्स होती है। तो ये भी आ रहा है आपके पास। यहाँ पे आपकी वर्ड लिखा हुआ है जनरल प्रोविजन रिलेटिंग टू अपील्स, लेकिन एक्चुअल में देखो 107 पावर ऑफ अपीलेट कोर्ट, तो ये जो है वो है पावर ऑफ अपीलेट कोर्ट। तो पहले लिख दो जनरल प्रोविजन और साथ में लिख दो पावर ऑफ अपीलेट कोर्ट, सेक्शन नंबर 107 से 108। और देन आती है सुप्रीम कोर्ट को अपील, तो अगला आता है अपील टू द सुप्रीम कोर्ट। हम सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। अपील टू द सुप्रीम कोर्ट, चलो भाई सुप्रीम कोर्ट, सेक्शन नंबर 109 से 112। अब चलिए ऑर्डर्स के साथ। यस बिल्कुल ऑर्डर है इनका। ये पढ़ेंगे ऑर्डर नंबर 41 में, ये पढ़ेंगे ऑर्डर 42 में, ये पढ़ेंगे ऑर्डर 43 में। इसका अलग से कोई ऑर्डर नहीं है। वैसे ये जो प्रोविजंस है ये हमें मिलेगा ऑर्डर 41 में मिलेगा, तो इसको अलग से नहीं लिखेंगे। और ये पढ़ेंगे ऑर्डर 45 में। तो सारा खेल वही है, यहाँ तो सिर्फ दिखावा है, पूरा खेल ही ऑर्डर 41 है, वो रट्टा हुआ होना चाहिए। तो ये डीजे का एग्ज़ाम था, मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो मेरा ऑर्डर 41 रह गया। तो मन नहीं मानता ना, तो मन करता नहीं मैं पढ़ के जाऊंगी, तो मैंने अपनी बैरक रखे थे कि आज एग्ज़ाम में मैं पढ़ के जाऊंगी। पर सुबह इतना चक्कर आ रहा था, एंजाइटी ना, ज़्यादा तय करते तो एंजाइटी होती है, मैं पढ़ ही नहीं पाई। मैंने कहा छोड़ो, होगा क्योंकि इतना सालों से पढ़ रही है तो मैं लिख लेंगे। और सरप्राइज एग्ज़ाम में ऑर्डर 41 से लेकर 47 तक एक भी क्वेश्चन नहीं आया। मैंने कहा थैंक यू भगवान जी, अच्छा नहीं पढ़ के आई, एग्ज़ाम ही नहीं आया, जो आया वो सब तो आता ही था, तो बच गई। तो ऐसी किस्मत हमेशा हर किसी के साथ नहीं होती है। एक सिंगल क्वेश्चन नहीं आया 41 से 47 तक, बच गए डीजे मैन में। अब ये आ गया ऑर्डर। अब यहाँ पे चलो, इसके लिए अपील का प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, पता है कहाँ पे? कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 133, लिखो कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 133। कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 133 कहता है सिविल मैटर में आप सुप्रीम कोर्ट पे अपील कर सकते हो, और यहाँ पर भी आप अपील कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इसकी एक शर्त है। शर्त है कि जब तक कि आपको हाई कोर्ट सर्टिफिकेट नहीं देगा, तब तक जो है आपकी सुप्रीम कोर्ट पे अपील नहीं होगी। उसके लिए हाई कोर्ट को आपको क्या देना पड़ेगा? हाई कोर्ट को आपको एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। अगर हाई कोर्ट सर्टिफिकेट देने से मना कर देती है आर्टिकल 134A में, आर्टिकल 134A में, तो इट्स मीन आपकी अपील रिजेक्ट हो गई है, ठीक है। तो इसकी डिटेल भी हम पढ़ेंगे, बड़ा काम का प्रोविज़न है, इंटरव्यू में बहुत काम आता है, प्री में भी आता है। बाकी का पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चलिए।